अब हम स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ गैसियस थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम इन जनरल बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सिस्टम को हम हीट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है, ठीक है। कैलोरीमेट्री, कैलोरी मीन्स हीट, मेट्री मतलब मेजरमेंट, हीट का मेजरमेंट है बेसिकली कि किसी भी प्रोसेस में कितना हीट एक्सचेंज होता है और उस हीट का क्या अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है। अब दो तरह की चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आप समझ सकते हो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट अप करें, किसी सब्सटेंस को हीट करें, तो उसमें दो तरह के चेंज आएंगे। वन इज टेम्परेचर चेंज। हम समझ सकते हैं टेम्परेचर चेंज का मतलब, किसी ऑब्जेक्ट को ले ये सॉलिड स्टेट में, तो मॉलिक्यूल्स इसके ऑसिलेट कर रहे होंगे। जो आप एनर्जी दोगे, हीट दोगे, उससे इसका ऑसिलेशन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और तेजी से ऑसिलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स अपने जगह हैं, वहीं पे ऑसिलेशन चल रहा है। तो आप हीट दोगे, उसका एक इफेक्ट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज। एक दूसरा इफेक्ट हो सकता है दैट इज फेज चेंज और फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक आइस क्यूब लो, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखो, उसको हीट सप्लाई करो तो वो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। टेम्परेचर 0 डिग्री ही है बट अब वो पानी बन गया। उसको हीट दो, गर्म होगा अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप हीट देते हो तो पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन फेज चेंज के लिए भी हो सकता है। तो फेज चेंज में होता क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर तो वही है, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी वही है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का बदलने का मतलब क्या है, याद मैंने बताया था, जब भी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो लिक्विड में चेंज होने का मतलब है कि ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो फोर्स है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, और वीक फोर्स के कारण क्या होगा, अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा मूव कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा सॉलिड से लिक्विड चेंज होने पर वॉल्यूम बढ़ेगा ही, एक्सेप्शंस भी हैं, बट ऑन एन एवरेज हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के आपस में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने के कारण फोर्स वीक हो जाएगा, या दूसरे कारणों से भी फोर्स वीक हो सकता है, ठीक है। बट जनरली वॉल्यूम बढ़ता है। एक्सेप्शन है जैसे आइस और वाटर। आइस सॉलिड स्टेट में जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, वो एक अलग चीज है, बट दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज नॉट रूल। तो आप समझ लो दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो आपने जो हीट सप्लाई की है उसका यूज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बदलने में नहीं हुआ, जबकि मॉलिक्यूल्स की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में हुआ। तो क्वालिटेटिव चेंज आ गया उसमें। ऐसे ही जब लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करोगे तो गैसियस फेज में कन्वर्जन हो जाएगा। गैसियस फेज का मतलब है मॉलिक्यूल्स और दूर चले गए, और दूर ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, उनको आपस में दूर ले जाने में, ठीक है। जो भी आप हीट दोगे उस हीट का यूज मॉलिक्यूल्स को दूर ले होगा। दैट मीन्स अगर हीट का एक्सचेंज होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो उस हीट के मिलने पर दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। टेम्परेचर चेंज मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज, और फेज चेंज मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी सिस्टम, ठीक। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री में। टेम्परेचर चेंज से जुड़ी कुछ क्वांटिटीज
ऑलरेडी हम कुछ जानते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, एस से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? यूनिट मास सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट लगती है, वो हीट उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है ना? यूनिट मास आप कुछ भी ले सकते हो, यूनिट क्या हो जाएगी? अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो हीट रिक्वायर्ड मतलब जूल पर यूनिट मास मतलब केजी, पर केल्विन भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, क्योंकि चेंज की बात करें तो दोनों सेम रहेगा। या कॉमन यूनिट की बात करें, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है? देन हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, हीट कैपेसिटी मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी का मतलब है पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अब हम 1 ग्राम या 1 किलोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और वो जिस सब्सटेंस से बना है उसकी स्पेसिफिक हीट s, तो उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 1 ग्राम के लिए हीट लगेगी वो है s, तो m ग्राम के लिए क्या होगा? ms। So heat capacity is product of mass and specific heat। ठीक है? पूरे ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट लगती है, राइट? और पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करना है। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, कितना हीट देने होगा? 1 डिग्री के लिए लग रहा है ms, तो डेल्टा टी के लिए होगा ms डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। हम यह एज्यूम कर रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। अगर चेंज होती है तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है? बट नॉर्मली हम इसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, राइट? एक और टर्म है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, W से डिनोट करता है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी का मतलब समझना, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर which has same heat capacity as that of this object। जिस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है उसका हीट कैपेसिटी उस पानी की मात्रा के बराबर होगा जिस पानी का हीट कैपेसिटी इस ऑब्जेक्ट के बराबर हो। मैं मतलब समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 ग्राम और इसकी स्पेसिफिक हीट है 0.25 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट दिया है, मास दिया है, तो इट इज ms, मल्टीप्लाई करो, इट इज 25 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब इस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अब 25 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी।
25 कैलोरी हीट दो 1 डिग्री बढ़ जाए, 50 कैलोरी दो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक। वाटर की बात करूं, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 25 ग्राम वाटर ले लेता हूं। तो 25 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट लगेगी? 1 ग्राम के लिए लगती है 1 कैलोरी, तो 25 ग्राम के लिए कितनी लगेगी? सीधी सी बात है, इसका हीट कैपेसिटी हो जाएगा 25 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। 25 ग्राम वाटर का हीट कैपेसिटी 25 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब समझो, इस ऑब्जेक्ट को 25 कैलोरी हीट दो, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा। 25 ग्राम पानी को 25 कैलोरी हीट दो, उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री से बढ़ेगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं 25 ग्राम वाटर इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स सिस्टम से इस ऑब्जेक्ट को हटा दो और उसकी जगह 25 ग्राम वाटर रख दो, तब भी सिस्टम में उसी तरह से चेंज होंगे जैसे कि पहले होते थे, क्योंकि दोनों का हीट कैपेसिटी सेम। क्या मेरी बात समझ गए? ठीक है, लिख लो। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर which has same heat capacity, which has same heat capacity as that of body, as that of body. ठीक है। इसका फायदा ये है कि कई बार जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट सिर्फ पानी को गर्म करने का एक्सपेरिमेंट है, सिंपल। बट वो किसी न किसी आप कंटेनर में रखोगे तो कंटेनर भी साथ में गर्म होगा। थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, थर्मोमीटर भी गर्म होगा। तो वो ऑब्जेक्ट भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब हर एक की स्पेसिफिक हीट और मास अलग अलग देने से बेहतर है आपको कंटेनर, थर्मोमीटर, इन सब ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट दे देंगे। ठीक है ना? कंटेनर इज इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम वाटर। तो 20 ग्राम पानी को जितनी हीट लगती है उतनी हीट कंटेनर को भी लगती है गर्म करने की। ठीक है, तो प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाता है। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, कंटेनर है, इसमें पानी भरा है। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है और इसके अंदर 130 ग्राम वाटर ऑलरेडी है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सिस्टम को बाहर से हीट सप्लाई करते हैं। से हमने सिस्टम को 600 कैलोरी हीट सप्लाई किया, तो सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताना है। ठीक है, तो डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से अप्लाई करें। कंटेनर और वाटर दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, नाउ कंटेनर इज इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम वाटर, ऑलरेडी इसमें 130 ग्राम वाटर है, तो मैं कह सकता हूं सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 150 ग्राम वाटर। वी हैव 150 ग्राम वाटर, एम एस डेल्टा टी 150 ग्राम specific heat for water 1 calorie per gram per degree Celsius. ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर।
डेल क्यू कितना है 600 कैलोरी, तो डेल्टा टी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। एक और बात, वाटर इक्विवेलेंट से ये मत समझ लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सिस्टम से हीट निकालूं तो ठंडा होने लगेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो वो फ्रीज हो जाएगा। तो वाटर फ्रीज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेनर भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहीं पे आप वाटर इक्विवेलेंट का मतलब मीनिंग है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, प्रॉब्लम आसान बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ये तो टेम्परेचर चेंज की बात है। अब हम फेज चेंज की बात करें तो उसके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस, इसको एल से डिनोट करते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम जस्ट लेटेंट हीट कहते हैं, अदरवाइज इसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का मतलब क्या है समझना, यूनिट मास सब्सटेंस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है वो हीट उस सब्सटेंस का, उस फेज ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहलाता है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम आइस को पानी में बदलने के लिए लगभग 80 कैलोरी हीट की जरूरत होती है। ठीक है, तो वाटर का इस प्रोसेस के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, फ्यूजन के लिए, तो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, लिख लो आप, इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट which is required by unit mass of substance for phase transformation at constant temperature, for phase transformation at constant temperature। ठीक है, हाँ एक और बात, अल्टीमेटली जो हम हीट दे रहे हैं उससे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट फेज चेंज हो रहा है, तो वो एनर्जी गई कहाँ, वो हीट जो हमने दी एनर्जी वो उसका यूज कैसा हुआ। जैसा कि मैंने बताया, जो एनर्जी देंगे वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने में उसका यूज हो, या फिर अगर वो दूर नहीं जा रहे हैं तो वहां पे बॉन्ड्स टूट रहे हों। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में या मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर लेने में उसका यूज हो गया। उस एनर्जी ने काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं किया। ठीक है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया। राइट, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हीट रिक्वायर्ड जूल पर यूनिट मास केजी, कॉमन यूनिट कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब हर प्रोसेस के लिए अलग अलग लेटेंट हीट होगी सब्सटेंस के लिए। फॉर एग्जांपल सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। तो इस प्रोसेस में जो हीट लगेगी उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इस बात का ध्यान रखना
कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, मतलब बाहर से हीट रिक्वायर्ड होगा, बाहर से हीट देना पड़ेगा आपको। और इसके उल्टा अगर लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उतना ही हीट सराउंडिंग को रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत है, 80 कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा। इसके अपोजिट 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप 80 कैलोरी हीट निकाल लो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो लेटेंट हीट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्रोसेस के लिए सेम होती है, बट फर्क होता है कि एक में हीट एब्जॉर्ब होगी और एक में हीट बाहर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस को हम वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना। यहां भी जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट तो बाहर से हीट देनी पड़ेगी। तो पानी को अगर स्टीम में कन्वर्ट करना है तो बाहर से हीट सप्लाई करना होगा, और जब स्टीम से हीट निकाल लेंगे तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो उतना ही हीट निकाल लो तो रिवर्स प्रोसेस होगी, मतलब कंडेंसेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोसेस हो सकती है सॉलिड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन, सब्लिमेशन। वहां भी कुछ लेटेंट हीट होगी। अच्छा, एक चीज, लिक्विड से गैस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें 2 प्रोसेस होती है। वन इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड अदर इज वेपराइजेशन, या जिसको बॉइलिंग कहा जाता है। दोनों में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है समझना। इवेपोरेशन जो है इट इज स्लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू स्लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड into gaseous phase और vapor phase at all temperature, किसी भी टेम्परेचर पे। समझना, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था कि किसी भी टेम्परेचर पर सभी मॉलिक्यूल के पास सेम एनर्जी नहीं होती। तो एक फ्रैक्शन है जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें सिर्फ एक फ्रैक्शन होगा जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या है, वो मॉलिक्यूल्स आसानी से बॉन्ड तोड़ के बाहर एस्केप कर सकते। तो एस्केप करेंगे, बाद में वो अलग अलग हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे, तो वो वेपर फेज बना लेंगे। बाहर वेपर फेज बन गया। ठीक है, तो ये हर टेम्परेचर पे हो सकता है, क्योंकि हर टेम्परेचर पे एक माइनॉरिटी होगी, कुछ फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो बॉन्ड तोड़ के बाहर जा सकते। बट ये प्रोसेस स्लो है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ही इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस। दूसरी बात, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। सरफेस फिनोमेना एंड प्रोसेस इज स्लो, इट इज पॉसिबल एट टेम्परेचर। ऑन कंट्रास्ट टू इट, वेपराइजेशन। समझना, पानी को आप गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस पर एट 1 एटमॉस्फेयर, पानी उबलने लगेगा। उबलने लगेगा का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग सभी मॉलिक्यूल्स के पास ऑन एन एवरेज इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो बॉन्ड को तोड़ सके और तोड़कर वेपर फेज बना सके। समझ रहे हैं? यहां पे सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है, वहां पे पूरा बल्क के साथ होगा। जितने मॉलिक्यूल है सभी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो फास्ट प्रोसेस है और एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हो रही है, ये डिफरेंस। अब मैं बात करूं इवेपोरेशन की, तो ये बहुत काम की प्रोसेस। इनफैक्ट जो ट्रेडिशनल कूलिंग सिस्टम्स थे वो सारे इवेपोरेशन पर ही बेस्ड। ट्रेडिशनल कूलिंग, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे हम देखते हैं कि मटके में पानी भरे हैं, तो मटके में पानी
कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्या कारण है कि वो ठंडा हुआ? कि प्रोसेस को हम जाने। मटके में पानी भरा है, मटका मिट्टी से बना है, मिट्टी को जोड़ के बनाया है। ठीक है, तो जो पार्टिकल हैं सॉइल के वो आपस में जुड़ तो गए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गैप बची होगी, पोर्स होगा, हॉलो स्पेस होगी अंदर, और वो सारे पोर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो सॉलिड पार्ट है बाहर का, उसमें फाइन पोर्स होंगे जो कनेक्टेड है। तो पानी उस पोर्स के थ्रू धीरे धीरे सरफेस पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण पानी सरफेस पर आ जाएगा, और सरफेस पर वो पानी फैल जाएगा, इसीलिए ऊपर से मटका थोड़ा सा गीला दिखता है। ठीक है, अब ये सरफेस पर आ गए, इन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा? इवेपोरेशन। मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर पर वेपर फेज में चले जाएंगे। अगर वेपर फेज में गए तो क्या होगा? सोचो, दो तरह से समझा जा सकता है। एक, वेपर फेज में जाने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ये अपने आसपास के सराउंडिंग से ले लेंगे, और बाहर से अगर एनर्जी ले ली तो बाहर की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है टेम्परेचर कम हो जाएगा। पानी से, मटके से, बाहर की हवा से हीट ले ली, तो बाहर से हीट ली तो वहां की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस तरह से पानी की कूलिंग हो जाएगी। या इसको ऐसे समझा जा सकता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे तो सरफेस का ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। वहां की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। बाहर में तो वहां से हीट सप्लाई होगा, और वो हीट सप्लाई उसको फिर से उसके टेम्परेचर को बना देगा। तो अल्टीमेटली इस तरह की प्रोसेस में इवेपोरेशन के लिए हीट चाहिए, और वो सराउंडिंग से हीट निकाल लेगा, सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगा। ठीक है, बट ये प्रोसेस कुछ बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि हीट निकालते आइस बना दे पानी, क्योंकि कूलिंग हो रही है। एक और प्रोसेस साथ में चल रही है, सराउंडिंग गर्म है तो वो हीट भी दे रहा होगा बाहर। इवेपोरेशन के कारण निकाली गई हीट बाहर से मिली हीट के बराबर अगर हो जाती है तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह की चीज कहां यूज होती है? कूलिंग में। वाटर कूलर, वाटर कूलर में भी वही होता है। पानी इस टंकी में भरा है, पंप से इस पानी को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर की जो टैंक बना है उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, उन होल्स के थ्रू पानी गिरता है नीचे। ठीक है, और इसमें यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर सरफेस, सो दैट इसकी सरफेस एरिया को वो बढ़ा दे। मतलब आप देखो पीछे खस लगा है इसके पीछे। ठीक है, जब पानी गिरता है तो पानी फैल जाता है, फैलने के कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। इवेपोरेशन होगा तो वहां की एयर को वो ठंडा कर देगा, और एक पंखा घूमेगा जो कि पीछे की एयर को बाहर फेंकेगा। तो वो पंखा जब एयर को फेंकता है तो वो एयर अंदर से होके गुजरती है, अंदर ऑलरेडी ठंडा इन्वायरमेंट है, तो उस एयर का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। फाइनली जब वो बाहर आएगा तो वो रूम को भी ठंडा कर देगा। ठीक है, हमारी बॉडी का जो कूलिंग है, जो पर्सपिरेशन होता है, पसीना आता है, वो कूलिंग मैकेनिज्म है। पसीना आता है, दैट इज नथिंग बट वाटर। वाटर का इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन हुआ तो उसके लिए हीट की जरूरत है, वो हमारी बॉडी से हीट निकाल लेगा, तो हमें कंफर्टेबल महसूस होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक तरह का मैकेनिज्म है कूलिंग का। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं। कई बार हमें ऐसी भ्रांति होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हमें लगता है कि पसीना नहीं आ रहा है, बट हर समय पर अगर सराउंडिंग गर्म है तो डेफिनेटली पसीना जरूर आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पसीना आया, सरफेस पर वाटर बन गया, और बाहर अगर ड्राई इन्वायरमेंट है, शुष्क, तो वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन जब उमस होती है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो जाता है, जैसे बारिश हो गई, उसके बाद
काफी गर्मी होती है जिसको उमस कहा जाता है, उसमें हमको लगता है कि बहुत पसीना आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। पसीना तो अभी भी उतना ही आ रहा है, बट होता क्या है कि वो जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर वेपर है, तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, तो वाटर का इवेपोरेशन नहीं होता है, जिसके कारण वाटर हमें दिखाई देगा सरफेस, तो हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है। बट वो जो स्वेटिंग है, पर्सपिरेशन है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि बाहर की ह्यूमिडिटी पर। बट उसका इवेपोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग इफेक्टिव नहीं होगी, तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी महसूस होता है, ठीक। सो इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वांटिटीज हैं उसको मैं लिखवा दूं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम्स में। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस for ice and for steam it is almost equal to 0.5 calorie per gram per degree Celsius. For water, latent heat of fusion is 80 calorie per gram. And latent heat of vaporization is 536 कैलोरी। लगभग 540 यूज किया जा सकता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। देखो ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, 540 कैलोरी पर ग्राम, लगभग ये हो जाएगा 2270 कैलोरी पर ग्राम। मतलब ये है कि 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 22,700 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, या इसके उल्टा 1 ग्राम स्टीम अगर कंडेंस होता है, पानी बनता है, तो इतनी हीट रिलीज करेगा बिकॉज ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। हाँ सॉरी, इट इज जूल, जूल पर ग्राम, जूल में कन्वर्ट किया उसको हमने, ठीक है। तो इतने जूल की जरूरत पड़ती है, और इतने जूल का मतलब क्या है ये भी समझ लो, 2270 जूल पर ग्राम। इसका मतलब है कि 22.7 केजी का एक ब्लॉक लो, 22.7 केजी का एक ब्लॉक लो, और उसको ग्राउंड से उठाकर आप 10 मीटर की ऊंचाई, धीमे से उठा के 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाओ। आपने जितना वर्क किया है वो वर्क सिर्फ 1 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। मतलब लार्ज एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हॉट स्टीम जो होती है, स्टीम से जो बर्निंग होती है, दैट इज मोर सीवियर देन बर्निंग ड्यू टू हॉट वाटर। स्टीम बर्न इज मोर सीवियर देन हॉट वाटर बर्न, क्योंकि गर्म पानी में अगर बर्निंग होती है, फॉर एग्जांपल गर्म पानी में हमारा हाथ चला गया, तो टेम्परेचर कितना है बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस। जो गर्म पानी टेम्परेचर ज्यादा है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस वो हीट देगा। ms डेल्टा टी से हम हीट निकाल सकते, कितना हीट सप्लाई हो। अब सोचो स्टीम में अगर आप हाथ चला गया तो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको ठंडा सरफेस मिलेगा तो कंडेंस होगा। अगर 1 ग्राम स्टीम कंडेंस हो गई तो इतनी हीट देगा वो। ये तो सिर्फ कंडेंसेशन है, फिर वो जो कंडेंस्ड वो ठंडा भी होगा। बिकॉज ऑफ दिस लेटेंट हीट स्टीम बर्न इज मोर सीवियर देन हॉट वाटर बर्न, ठीक। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।